हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ही आपकी क्लास जो है पार्ट थर्ड के लिए है, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और पार्ट फर्स्ट की जो मैंने क्लासेस है वो कंप्लीट करा दी गई। उसमें आपको 2023 का पूरा प्रीवियस पेपर जो है सोल्व करा दिया गया है। आप जाकर उसे चेक कर लेना। उसकी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें आप एमएड एंट्रेंस टेस्ट करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें चेक करना। उसमें सारी क्लासेस जो है आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। तो ये जो आपकी क्लास है ये आपकी 6 क्लास है, जो कि आपके पार्ट थर्ड के लिए है। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी आपको तैयारी करनी होगी। और आप इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके नंबर जो है उतने ही अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इन्हीं के बेस पर तैयारी करनी है। आपको यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो भी आपकी थ्योरी, जो भी आपके टॉपिक है, आपको वो क्लियर करने हैं, ताकि उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप एग्जाम में अच्छे से आंसर दे पाओ। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बताई है, जिसमें मैंने बताया था 190 प्लस मार्क्स मैंने एमएड एंट्रेंस टेस्ट में कैसे क्लियर किए थे। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप वीडियो जरूर देखें। चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज क्वेश्चन है 201। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो आपके हिंदी मीडियम से और बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम से, तो किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से जो है क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी PDF जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर जुड़ जाए। वहाँ पर आपको बहुत सारा जो मैटर है वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे लास्ट ईयर की मेरिट, कॉलेज लिस्ट, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप जाकर एक बार चेक कर लेना। तो चलिए गाइज, अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पश्चिम में प्रकृतिवाद का विकास हुआ। तो आपसे पूछा है जो आपकी प्रकृतिवाद है, आपका नेचुरलिज्म है, वो कब स्टार्ट हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। 17वीं व 18वीं सदी के दौरान ही आपका प्राकृतिकवाद जो है स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी होगी, आपको वाद वगैरह भी अपने पढ़ने होंगे। जितने भी आपके प्राकृतिकवाद है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद, आप बहुत ही शॉर्ट रूप में आप उन्हें पढ़ लेना, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन एक लंबी समय अवधि के लिए किया जाता है, तो उस प्रकार के अध्ययन को कहा जाता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना होगा। चलिए पहले आपको ये 4 ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं। सर्वेक्षण विधि क्या होती है। ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपके UGC नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको UGC नेट में इन चारों से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप UGC नेट की जब तैयारी करोगे तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो आपको इनको डिटेल में समझना होगा। तो चलिए हम समझते हैं ये सब चीज़ें है क्या। आपका सबसे फर्स्ट हो गया सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि किसे कहते हैं। सर्वेक्षण विधि आपका वो रिसर्च का पार्ट होता है जिसमें आप किसी रिसर्च को सर्वे के दौरान आप पूछ सकते हो। जब आप सर्वे करते हो, सर्वे कैसे करोगे, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप उसमें अलग अलग लोगों से अपनी राय लोगे, किस चीज़ का क्या मैटर है, आप उनके प्रभावों को देखोगे, तो वही आपका सर्वे हो जाता है। तो ये आपकी क्या होती है, सर्वे मेथड या फिर सर्वे रिसर्च भी आप कह सकते हो। अगला क्या है, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये क्या होती है, ये आपकी होती है जब आप एक विषय में नहीं, जब आप बहुत सारे बच्चों की स्टडी कर रहे हो और आपके पास टाइम एक हो, मतलब आप इसमें सेम टाइम में डिफरेंट पीपल की आप स्टडी करते हो। जैसे कि आप कक्षा 6 के बच्चों की आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सेम टाइम पर उन सब बच्चों की स्टडी कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, आप एक ही समय पर बहुत सारे बच्चों की स्टडी करोगे। अगला है आपका जीवन इतिहास अध्याय। आपका ये क्या होता है, हिस्ट्री स्टडी। इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें जो भी प्रीवियस इवेंट हुए हैं, जो भी आपके इतिहास से रिलेटेड इवेंट है, आप उनकी स्टडी करते हो। इसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग का भी यूज़ करते हो। उसमें जो भी आपको आलोचनाएं लगती है, जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम दिखाई देती हो, आप उनका भी इसमें वर्णन करते हो। ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका अनुदैर्घ्य अध्ययन, आपका लॉन्गिट्यूड। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में तब आपने उसकी स्टडी कर ली, जब बच्चा सेकंड में आया तब आपने उसकी स्टडी की, जब वो थर्ड में आया तब आपने उसकी स्टडी की, फोर्थ में आया तब आपने उसकी स्टडी की। स्टडी से मतलब है आपने उसकी समस्या या जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, आपने उससे रिलेटेड जो है उस पर रिसर्च की। तो ये क्या हो गया, ये आपका डिफरेंट टाइम में चलता है। यहाँ पर 1 साल, यहाँ पर 2 साल, तो ये क्या हो गया, आपके डिफरेंट टाइम में आपका चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये आपका डिफरेंट टाइम में होगा, लेकिन जो आपका पर्सन होगा या जो आप जिस पर रिसर्च कर रहे हो वो क्या हो गया, वो एक ही होगा, वो आपका 1 होगा। तो इसका आंसर आप बता सकते हो अब कौन सा। इन्होंने क्या पूछा, एक ही विषय, आप एक विषय कह लो, रिसर्च का टॉपिक कह लो, या कोई
व्यक्ति या कोई भी आप समस्या कह लो। तो उसमें क्या कहा, लंबी समय अवधि, लंबी समय अवधि के लिए कौन सा चलता है आपका, लॉन्गिट्यूडल ही स्टडी जो है चलाई जाती है। आपका क्रॉस वाली जो है आपको कम समय के लिए होती है, एक ही टाइम के लिए होगी, कम समय के लिए भी नहीं, बस आपकी एक ही टाइम में जो है आपकी स्टडी करा दी जाती है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो गया होगा। तो आपको चारों ऑप्शन जो है समझ में आ गए होंगे। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो। अगला देखते हैं, जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो आप किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन कर सकते हो। ये आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप बताओगे कि अति लघु का करोगे, वस्तुनिष्ठ का, वर्णनात्मक का, उपयुक्त सभी। तो जब बच्चे अधिक होंगे तो आप किस टाइप के क्वेश्चन दोगे, आप दोगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ताकि आप उन्हें चेक भी आराम से कर सको और जो आप मूल्यांकन करोगे वो आपका सही भी हो, उसमें वैलिडिटी भी हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। कक्षा को पढ़ाते समय शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सी एक चुनौती है। तो आपको बताना है टीचर के लिए ऐसी कौन सी चुनौती है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना ये भी होती है, लेकिन ये पढ़ाते समय नहीं होती। आपको क्या कहा है, पढ़ाते समय। अगला देखते हैं, अनुशासन बनाए रखिए, ये भी है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं हम। एक पर्सन को तैयार करना, पर्सन कहाँ से आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और सीखने को सुखद बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा है और अगर बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा, बच्चे बोर हो रहे हैं, तो वो समझेंगे क्या। तो ये क्या है, सीखने को सुखद बनाना, जो बच्चे हैं वो उस लर्निंग को एंजॉय करें। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी टाइप से जो है अपने आंसर देने, आपको बाकी ऑप्शन पर भी काम करना होगा, तभी आप जो है कोई भी गवर्नमेंट सीट या कैंपस ले सकते हो। आपको ये चीज़ें समझनी होगी, ना कि आपको ये चीज़ें रट ली, हाँ भाई ये ऐसे था। आपको ये सब चीज़ें समझने के बेस पर है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हो, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर आप उन्हें भी अच्छे से देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन के आंसर देने किस तरीके से है। तो अगला देखते हैं, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो आपसे पूछे कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हो गए। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको मिलती रहे। तो इसमें जो है आपको बताना है कौन सा कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जानकारी देना, आपका जानकारी देना कोई भी मुख्य उद्देश्य में नहीं आता, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, ये आपका नेगेटिव सेंस में हो गया। अगला क्या है, पूछताछ करने वाले दिमाग को विकसित करना, ये भी कोई नहीं। आप वहाँ पर किसी चीज़ की डिबेट नहीं करा रहे, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसका क्या होगा मुख्य उद्देश्य। विद्यार्थी को परीक्षा में पास करने में, परीक्षा में पास करने का कभी भी कोई भी मोटिव नहीं होता टीचर का या कोई भी शिक्षण का। ये सब चीज़ें जो है आपकी नेगेटिव में। और आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा है, उन्होंने कहा है कि बच्चों को परीक्षा के लिए मत पढ़ाओ, बच्चों को इस टाइप का पढ़ाओ कि उसे नॉलेज भी हो, वो समझ भी पाए, उसका खुद का डेवलपमेंट भी हो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ही आपका सही होगा। ये क्या है आपका, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, मतलब विद्यार्थियों को ऐसा बनाना कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके, वो चीज़ों को समझ सके। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवाद का समर्थक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा समर्थक नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, आपके वाद वगैरह भी आएंगे तो आपको पढ़ लेना है, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं यथार्थवाद होता क्या है। ये आपका रियल चीज़ों पे बेस होता है, रियल चीज़ें जो आपके सामने है वो ही सत्य है। आदर्शवाद में क्या मानते हैं कि ईश्वर ही परम सत्य है। प्रकृतिवाद में क्या मानते हैं कि जो प्रकृति ने दिया वो ही सत्य है, प्रकृति में रहकर ही सीख सकते हैं। लेकिन आपका यथार्थवाद क्या कहता है, जो आपके सामने है, जो आपका रियल है वो ही चीज़ें सत्य है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें जो है भ्रम है। तो आपका इसमें जो है आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो जो है वो यथार्थवाद से रिलेटेड नहीं थे। तो आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किंडरगार्टन की अवधारणा के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये आपने टेट वगैरह में भी क्वेश्चन, आपको बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये आपका पूछा ही जाता है। तो आपका क्या है, फ्लोबेल ने ही आपका किंडरगार्टन की अवधारणा दी थी। तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकात्म शिक्षा की अवधारणा के द्वारा दी गई। तो आपसे पूछा है जो आपकी एकात्म शिक्षा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जा चुका है, आपका बताना इसमें कौन सा है। तो गांधी ने नहीं दी थी, जॉन डीवी ने भी नहीं दी थी, विवेकानंद ने भी नहीं दी थी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है अरविंदो, वो इसी चीज़ के लिए फेमस थे। ये बातें आपको याद रखनी होगी। अगला देखते हैं, औपचारिक शिक्षा में होते हैं, आपको बताना है जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें क्या होता है। उसमें प्रवेश व निकास के लचीले नियम होते हैं। जब आप किसी
फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हो तो उसमें आपकी कोई भी एंट्री या किसी भी रूल वगैरह से आप कहीं वहाँ पर सीखते नहीं हो। फॉर्मल का मतलब होता है कि आप वहाँ पर नियम से जा रहे हो, आप टाइम से जा रहे हो, वहाँ के सारे नियम रूल सब चीज़ों को मान रहे हो। लेकिन आपका इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल में क्या होता है, आप कभी भी शिक्षा ले सकते हो। लेकिन अगला है आपका परीक्षा व निकास के कठोर नियम, ये भी नहीं होगा। आपके नियम ही नहीं होते तो आपके तीनों ही आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। परिवेश व निकास का कोई नियम नहीं औपचारिक शिक्षा में, तो आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नई तालीम की शुरुआत खालिस्तान के द्वारा की गई है। तो आपने बीएड में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा नई तालीम, तो उसमें जो है आपका किसके द्वारा दी गई थी, वो जो थी आपकी गांधी से रिलेटेड। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उसका आंसर जो है गांधी ही होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे। आई होप गाइज आपका क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। बाकी क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्लास फॉलो करनी है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सीट या फिर आप कैंपस लेना चाहते हो। तो ऐसे आप चैनल के साथ जुड़े रहे, जो भी न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।